सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप सब लोगों को वेलकम। नाज़रीन, आज 31 तारीख है और 2023 का इख्तिताम होने जा रहा है। रात 12 बजे के बाद नए साल का आगाज़ होगा और इस दुआ से और इस उम्मीद से कि ये नया साल आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और हम सब के लिए न सिर्फ उम्मीद की किरण बनकर आए, अच्छी खुशखबरियाँ लेके आए, बेहतर सियासत लेके आए, बेहतर मईशत लेके आए और बेहतर ज़िंदगी का मयार लेके आए। हर आने वाले साल के साथ एक नई उम्मीद जुड़ जाती है और मामलात ज़िंदगी के इसी तरह चलते रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम नए साल की बात करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि हम 2023 पर भी एक नज़र डाल लें कि पाकिस्तान की सियासत, वैसे तो दुनिया में बहुत कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की मईशत में क्या हुआ। दो तीन अहम चीज़ें हैं जिनका जिक्र करना चाहूँगी और वो ये है कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि 2023 एक सियासी तलातम का शिकार रहा। तहरीक इंसाफ ने एक जंगी माहौल बनाए रखा मुल्क में, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत बातचीत के बाद, बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगी कन्विंसिंग सिचुएशन के बावजूद भी उनके अंदर कोई लचक ना नज़र आई और बातचीत का मामलात यानी कि डायलॉग के मामलात कभी पीडीएम के साथ तय होते थे, कभी नहीं होते थे और फिर मामलात इसी तरह चलते रहे। पीडीएम की हुकूमत भी आई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी गई और फिर मामलात यूँ ही चलते रहे। सवाल ये, बहुत सारे सवालिया निशान उठे तहरीक इंसाफ के बानी पर। एक हमला हुआ, वो हमला कितना सच्चा था, कितना झूठा था, वो भी एक सवालिया निशान है। उसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए और उसके बाद उन्होंने जीआईटी के सामने उन नामों को कबूल करने से भी इनकार कर दिया और ये कहा कि जी मुझे खबर दी गई थी। बहुत कुछ हुआ, साइफर का मामला चला, डिप्लोमेटिक तौर पर पाकिस्तान को नुकसानात पहुंचे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक महाजर आई बेबुनियाद तौर पर और दुश्मनी की हद तक ले जाने के बाद ये देखा कि 9 मई जैसा वाकया हुआ और 9 मई के वाकये के बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख बिल्कुल तब्दील हो गया। 9 मई पे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए गए, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के मतलब उनकी तनसीबात पर गम और गुस्सा निकाला गया। किस बात का ये आज तक पता नहीं चला, क्योंकि उससे पहले कहा यह जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के बानी को गिरफ्तार कर लिया गया था और फॉर्मर बानी की मैं बात करूंगी। बहरहाल मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर रहे और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत के लिए भी ये साल अच्छा नहीं रहा था, लेकिन फिर उसके बाद अच्छा होना शुरू हुआ। पहले अच्छा क्यों नहीं था? पहले अच्छा इसलिए नहीं था कि इस महाजराई में, जो कि एक ज़ाती अना की बुनियाद पे इतनी दूर तक पहुंचा दी गई थी कि हर सियासी जमात से सिर्फ दुश्मनी की जाएगी, हर सियासी जमात से सिर्फ हर सियासी जमात के बानी से भी दुश्मनी की जाएगी, लोगों को जेलों में डाला जाएगा, उसके बाद अपनी मर्जी के लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लगाया जाएगा और फिर इसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकला। बहरहाल 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सियासत ने एक नया रुख लिया। तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा गया, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे एक वायल किस्म की, एक घनौनी और बदतमीजी से भरी हुई कैंपेन पूरा साल, 1.5-2 साल चलती रही, जिसमें किसी भी इंसान की इज्जत और इज्जत नफ्स जो है वो महफूज नहीं थी। बहरहाल उसके ऊपर भी कंट्रोल किया गया और उन नाम निहाद अकाउंट्स को पकड़ा भी गया और लोगों की इस तूफान बदतमीजी को बंद भी किया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बहुत संगीन चैलेंजेस, फैटफ से मुकाबला, IMF की किस्त जो नहीं मिल रही थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट की हद तक जा रहा था, फिर वो ऑडियो वीडियो टेप्स, ऑडियोज आई जहाँ ये कहा जा रहा था कि जी आप इनकार कर दें और ये कहें कि जी IMF के प्रोग्राम में आपने नहीं जाना। ये भी हुआ, ये भी हमने देखा, ये भी हकीकत है। ये सब कुछ इक्तदार के लिए और इक्तदार की हवस में इस हद तक आगे चले जाना।
बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि ये महाजराई कैसे और कब खत्म होगी और आगे 2024 का साल इंतखाबात के बाद कैसा होगा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। 3 माहिर हमने तज्जिया निगार आए हैं अपने शो में ताकि वो अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड बता सकें और सारी खबरें बुरी नहीं थी। उसके बाद हमने देखा केयर टेकर गवर्नमेंट आई और वो अहम फैसले जो कि पीडीएम शायद नहीं कर सकती थी या नहीं करना चाहती थी, या वो मईशत के फैसलों में और आईएमएफ से नेगोशिएशंस में इतनी उलझी हुई थी कि आनन फानन ये फैसले होना शुरू हुए। केयर टेकर सेटअप ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर बेपनाह 3-4 अहम काम किए। एक तो सबसे पहले जो डॉलर को जो लोग पाकिस्तान की मईशत को जानबूझकर ख़राब करते हैं, कि उनको होल्ड कर रहे थे, जमा कर रहे थे, उन पे बेदर पे छापे मारे गए, उनको पकड़ा गया। उसके बाद पाकिस्तान की रुपए की स्टेबिलिटी की कोशिश की गई। ऑल अक्रॉस एक बाकायदा तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसमें अफवाज पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की बिजनेस इंडस्ट्री और उसके साथ साथ हुकूमत के लोग भी मौजूद थे और मौजूद हैं, और इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल किया, स्टॉक मार्केट को स्टेबल किया, ट्रस्ट को बहाल किया, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़, जो अफगान रेफ्यूजीज है यहाँ पर मौजूद थे, जिनके ताने बाने ना सिर्फ दहशतगर्दी में और उनके पास ना कोई यहाँ रहने का जवाज़ नहीं था, ना उनके पास कोई कार्ड था, ना वो पाकिस्तान के शहरी थे, ना उनके पास वीज़ा था, उनको वापस अफगानिस्तान भेजा गया। ये था 2023 का एक छोटा सा खुलासा जो मैंने आपके सामने पेश किया, और ये तमाम के तमाम फैक्ट्स हैं। अब 3 माहिर हमारे साथ जो तज्जिया निगार हैं उनसे तारुफ करा देती हूँ, हसन सैयद मोहम्मद अली साहब और फारूक सलीम साहब। ये आने वाले साल को कैसे देख रहे हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरू यहां से करेंगे कि 2023 में जो नेगेटिव चीजें थी और पॉजिटिव चीजें थी वो मैंने तो बयान कर दी, लेकिन अपनी अपनी एक्सपर्टीज के तहत वो क्या देखते हैं। फारूक सलीम साहब, सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप जरा मईशत के हवाले से थोड़ा सा तज्जिया कर दें। जी, 2023 को अगर हम तकसीम कर ले पहले 6 महीने और फिर आखिरी 6 महीने, पहले 6 महीनों में 3 बड़ी चीजें जो हमने देखी, उसमें पाकिस्तान की करेंसी जो है उसने डॉलर के सामने बहुत तेजी से अपनी कीमत जो है, अपनी कदर जो है वो लूज की। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में रहने वालों का समझिए इम्तिहान था। फिर महंगाई की इंतहा देखी, खास तौर पे जो खुराकी कीमतें हैं उनकी जो शरह है वो 40-45% पे पहुंच गई। जो पिछले 35-40 साल के रिकॉर्ड हैं वो महंगाई ने सब तोड़ डाले। और तीसरा था कि फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व जो हैं वो बड़ी तेजी से गिर रहे थे। तो ये 3 चीजें हुई पहले 6 महीने के अंदर। फिर जुलाई तक अगर हम पहुंच जाएं तो जुलाई में जाके स्टैंड बाय एग्रीमेंट होता है पाकिस्तान का IMF के साथ, और उसके बाद के जो 6 महीने हैं उसमें कुछ सिम्प जो है, उसमें कुछ इशारे जो हैं मईशत के वो मुख्तलिफ नजर आने लगते हैं। उसमें हमने एक्सपोर्ट्स में कुछ इजाफा होता देखा है। उसमें खास तौर पे कल जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो देखा, तजारती खसारा जो है वो बहुत तेजी से नीचे जाता हमने देखा। और पिछले अगर 2 महीनों की बात कर लें तो जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं, जैसे सऊदी अरामको जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है, उसने ऐलान किया कि वो $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। एक और सऊदी कंपनी है वाफी एनर्जी के नाम से, उसने $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अंदर। और शंघाई इलेक्ट्रिक जो चाइना की कंपनी है, उसने एक बहुत बड़ी डील का ऐलान किया कि उन्होंने $2 बिलियन की एक डील जो है उसको क्लोज कर दिया है। और थर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा, जहां पे हमारी बिजली की कीमत जो है, कॉस्ट जो है वो ₹5 की यूनिट होगी। कोई $500 मिलियन सालाना की बचत का बताया जा रहा था। ठीक, उसके बाद एतोसलात तो UAE की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने ऐलान किया कि वो $490 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही है, और टेलीनॉर पाकिस्तान को उसने खरीद लिया। ठीक, जो मल्टीलैटरल इदारे हैं उनकी तरफ से 3 बड़ी खबरें थी। वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया जो $350 मिलियन का एक इजाफी लोन दे रही है। IDA जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है,
उसने वर्ल्ड बैंक के 350 मिलियन को मैच किया। तो ओवरऑल फारूक सलीम साहब, आपने जिस तरह एनालिसिस किया वो आपने कहा कि 6 महीने पाकिस्तान की मईशत बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और ज्यादातर उसकी रीजन ये थी कि वो ज्यादा सियासी हचकोले खा रहा था पाकिस्तान, और 6 महीने में फिर ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुआ सिलसिला। मैं आपकी तरफ गुफ्तगू को वापस लेके आऊंगी। हसन अयूब साहब, पाकिस्तान के अंदर एक और इम्पोर्टेंट 2023 की डेवलपमेंट ये थी कि तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी, उनसे उनका निशान भी छीन लिया गया। 9 मई के वाकयात के बाद एक रेड लाइन क्रॉस हो गई और लोगों को ये बताना पड़ा और समझाना पड़ा कि जो वाज़े तौर पर पाकिस्तान की आवाम को डिवाइड किया जा रहा था, हर तरीके से इदारों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था, उनको ये समझाना पड़ा और अब भी समझाना पड़ा है कि रेड लाइन अशखास नहीं होते, शख्सियात नहीं होती, पाकिस्तान यानी कि कौमी सलामती मुल्क होता है। उसके साथ साथ 2023 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दिन पिता हयात पाबंदी थी, वो भी वापस आए और अब आने वाले इलेक्शंस में वो उनकी पाबंदी हट गई और वो भी इलेक्शंस लड़ेंगे। सियासी तलातम का ये साल आपने कैसे देखा? देखिए, साल 2023 जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हुआ, पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हुआ, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। साल 2023 में जहां पर महंगाई में मुसलसल इजाफा देखने को मिला, वहाँ जो है वो सियासी अनरेस्ट भी रहा, और सियासी अनरेस्ट कोई ऑर्गेनिक अनरेस्ट नहीं था बल्कि बाय डिज़ाइन था। और इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया कि एक शख्स जो है वो चाहता था कि मैं कानून से खुद को बालातर ही रखूँ, और उस शख्स ने इस चीज़ की सारी प्लानिंग की। यानी अगर आप देखें तो 9 मई का जो वाक़या है, 9 मई की प्लानिंग इससे पहले से शुरू पड़ी थी, बल्कि अप्रैल के बाद ही, जब उनका तहरीक अदम एतमाद के बाद जब बानी चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के, उनको हुकूमत से निकाला गया तो उनको अपने किए का तो मालूम था, लेकिन ही वॉज मतलब प्लानिंग के किसी तरीके से मैं कानून की गिरफ्त में मत आऊँ। पहले अगर आपको याद हो तो तोशाखाना वाले मामले में जब यहाँ से इस्लामाबाद के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो ऑपरेशंस के थे शहजाद बुखारी, ये वहाँ पर कोई अदालत के हुक्म पर वहाँ पर गए तो वहाँ पर जमान पाक में फिर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और उनका घुटना तोड़ दिया गया। तो ये इसकी प्लानिंग पहले से स्टार्ट थी। इसके अलावा भी अगर आप बात करें तो 6 मई को चक्री के अंदर एक इजलास होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें तमाम सीनियर लीडरशिप बैठती है और वो डिसाइड करती है कि इन केस अगर बानी चेयरमैन इमरान अहमद न्याजी को गिरफ्तार किया गया तो फिर उन्होंने मार्च करना है टुवर्ड्स GHQ। और इसकी प्लानिंग फिर 9 मई को जब गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी के बाद फिर जो जलाओ घेराव हुआ, ये सब चीज़ें ये प्लान थी, और ये इसकी मजीद प्लानिंग जो है वो 7 मई को जूम मीटिंग के अंदर होगी थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सरफेस के ऊपर आ चुकी हैं। कोई ऐसा जो है अब ये जो कोई सीक्रेट रहा नहीं है कि ये मुनज़्ज़म तरीके से रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, और इसी हमले की वजह से ये बेसिकली खुदकुश हमला किया एक सियासी जमात ने रियासत के ऊपर। क्योंकि देखें, बात बड़ी सिंपल है जैस्मीन, कि हमारे जो दिफा है, हमारे रियासती इदारे हैं, वो उनको हम लोग अपनी जान से ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने फिजिकली अपनी जानों का नजराना दिया है इस कौम के लिए, अपना खून पसीना एक दिया हुआ है। तो जब उनके ऊपर हमला आवर हुए तो पाकिस्तान के जो अवाम है वो अपनी रियासती इदारों से प्यार करते हैं, पाक फौज से प्यार करते हैं, पाक जो है वो एयरफोर्स से प्यार करते हैं और नेवी से प्यार करते हैं। तो जब आपने शोहदा के मोन्यूमेंट्स के ऊपर अटैक किया तो फिर पाकिस्तान के अवाम भी दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने फिर मुस्तरद किया इस किस्म की सियासत को। आज भी जब आप ये देखिए कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो इसका सारा का सारा इल्ज़ाम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर और नवाज शरीफ साहब के ऊपर डाल रहे हैं या रियासती इदारों के ऊपर डाल रहे हैं। अब बात यह है कि आपके खुद तोशाखाना केस के अंदर नाअहल हैं, डिस्क्वालीफाइड हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये जो फैक्ट्स हसन अयूब साहब ने हमारे सामने रखे, इसके साथ हमने ये देखा कि जैसे मैंने कहा एक सियासी तलातम का ही साल रहा। अच्छा, अब जो ज़ाहिर है बोया उसी को काट रहे हैं कि पाकिस्तान की इदारों पे जो हमले किए या जिस तरह की सियासत करना चाहा या जिस तरह पाकिस्तान की एक सोशल फैब्रिक को मतलब है तिनका तिनका करके उसको बिखेरने की कोशिश की गई, उस हवाले से 2023 के साल में आपने देखा कि सारे मामलात से इस कशीदगी से पाकिस्तान गुजरा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 6 महीने के बाद जो अब स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है, इस हवाले से आप कैसे देखते हैं कि 2024 में इलेक्शंस हैं, क्या ये सारी पॉलिसीज कंटिन्यू होंगी? बहुत शुक्रिया। मैं हसन अयूब साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ आपके सवाल के जवाब में।
देखिए, अगर पाकिस्तान की कौमी सलामती की एक 2023 की बैलेंस शीट मुरतब की जाए तो यकीनन सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक और तकलीफदेह कौमी सलामती के हवाले से पूरे साल में वाकया था वो 9 मई का था कि जब एक सियासी जमात के कारकुनों ने पाकिस्तान की फौज और रियासत के अहम तरीन जो सिंबल्स हैं, जो इंस्टॉलेशंस हैं और जो शहादतों की, हमारे शहदा की कुर्बानियों की निशानियां हैं, उनके ऊपर हमला किया। तो यकीनन ये एक बहुत ही एक चैप्टर बन चुका है हमारी कौमी सलामती की तारीख का। लेकिन जब इसकी पॉजिटिव साइड्स देखते हैं तो आपको 5 डोमेन्स में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नजर आती है। मैं क्विकली आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले पॉलिटिकल डोमेन में ये बात बिल्कुल सही है कि तलातुम खेज साल रहा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज थी। अलबत्ता जो पॉजिटिव चीज सामने आई वो ये है कि 2022 के बाद 23 में जो हुकूमत आई उसमें आपने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और नेशनल लेवल की जो हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग है तमाम मामलात पे, उसमें एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखी, जिसके नतीजे में जो मुस्बत असरात हैं पाकिस्तान की तमाम अहम चैलेंजेस, चाहे वो सियासी हों, माशी हों, सिफारती हों, दहशतगर्दी के खिलाफ हों, अफगानिस्तान के खिलाफ हों, कश्मीर पॉलिसी हो या इंडिया पॉलिसी हो, इन तमाम उमूर पे आपको एक पॉजिटिव और टाइमली वेल कंसिडर्ड अप्रोच नजर आई, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट है एज कम्पेयर्ड के 2022 के अवाइल में जो आपने बहुत ही इरेटिक और गैर जिम्मेदाराना स्टेट क्राफ्ट का तर्ज अमल देखा। बिल्कुल पहली बात। उसके बाद दूसरी डोमेन डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक में आपने देखा था कि पीटीआई की हुकूमत ने अमेरिका के ऊपर भी बहुत गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए थे साइफर के हवाले से, और अमेरिका को भी एनॉय किया था, रूस को भी परेशान किया था, सीपेक को स्लो डाउन करके चीन में भी तशवीश में इजाफा किया था, अरब भाइयों को भी परेशान किया था। तो ये जो पूरा साल है इस डिप्लोमेटिक और फ्रंट पे हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक वेल कंसिडर्ड केयरफुल बैलेंस भी आपको नजर आया। अमेरिका, रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात में बैक वक्त आपको इम्प्रूवमेंट नजर आती है, और साथ ही साथ एक बैलेंस भी केयरफुली डेवलप किया गया, और मुस्लिम जो हमारे अरब भाई हैं उनके साथ भी ताल्लुकात को इम्प्रूव करके वहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की एक वेल कंसिडर्ड कोशिश की गई। तीसरी डोमेन क्विकली फरूख साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ कि इसी वेल कंसिडर्ड सिविल मिलिट्री रिलेशन का जो सबूत है एक फोरम की शक्ल में, एक स्ट्रक्चर की शक्ल में, वो SIFC की शक्ल में आपको नजर आया कि सिविल और मिलिट्री दोनों लीडरशिप की ये ख्वाहिश और ये इरादा है कि पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस को मिलके प्रायोरिटी बेसिस पे एक्सेलरेट करके हमें इन्वेस्टमेंट लाई जाए और माशी मसाइल को हल किया जाए। अब मैं क्विकली चौथी डोमेन में आ जाता हूँ, जो कि रवायती सलामती की है, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की है। उसमें 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आपको पहली दफा जैस्मीन, मेरा ख्याल है 44 साल में एक वेल कंसिडर्ड अफगान पॉलिसी सामने आई, जिसमें हमने एक संजीदा हमजहत डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू किया, और ये पहली दफा पाकिस्तान ने 44 साल में डिसाइड किया कि जितने गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पे मौजूद हैं उनको अपने वतन वापस भेजना पाकिस्तान की कौमी सलामती की एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेट। बेशक। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने जितनी कामयाबियां हासिल की, सिर्फ मैं 2-3 फिगर्स आपके सामने रखता हूँ कि तकरीबन 18,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एक साल के अंदर किए गए, जिसके नतीजे में 550 से ज्यादा दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया, 5,500 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे तकरीबन 268 फौजी और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने कुर्बानियां और शहादतें दी, और 1,000 से ज्यादा दीगर लोग इस मामले में उन्होंने भी कुर्बानियां दी। तो मजमूई तौर पे जब आप एक बैलेंस शीट देखते हैं पाकिस्तान की कौमी सलामती की, तो आपको ग्रेजुअल और कंसिडर्ड इम्प्रूवमेंट नजर आती है हर डोमेन में, और इंशाल्लाह जिस तरह के आर्मी चीफ ने कहा
कि हम यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन पे अमल करके होप, यूनिटी और कॉन्फिडेंस के साथ इन तमाम मसाइल का इंशाअल्लाह अगले साल में बेहतर अंदाज में हल भी तलाश करेंगे और तमाम चैलेंजेस को इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज में एड्रेस करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक वक्फा लेना चाहती हूँ और वक्फे के बाद हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि एक और चीज़ पाकिस्तान की सियासत में चले। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल थी नहीं, ऐसा नहीं था कि उसका वजूद नहीं था। ये एक पेज का फट जाना या आपस में बुनियादी तौर पर पावर स्ट्रक्चर या पावर स्ट्रगल के लिए एक मैं ये कहूँगी कि एक बैलेंस जो इक्विलिब्रियम है उसका ख़राब हो जाना। लेकिन हमने ये भी देखा कि इस इक्विलिब्रियम को इतना ज़्यादा ख़राब किया गया कि बाकायदा तौर पर नफ़रतों के बीज बोने की कोशिश की गई, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि वो बीज जो है परवान ना चढ़ सके और इसमें पाकिस्तान की कौमी सलामती को कोई बड़ा ख़तरा लाहक नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, क्या इन चैलेंजेस को हम आगे निपट सकेंगे 2024 में? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। फ़ारूक सलीम साहब, जो हम मईशत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान की मुझे नहीं पता कि सियासी मैच्योरिटी का लेवल अब क्या है इस वाक़ये के बाद। क्या सबको इस बात का इदराक हो गया है या सब ये समझ चुके हैं कि आप एक ऐसा काम नहीं कर सकते अपनी ज़ात को बचाने के लिए या अपनी ज़ात से रिलेटेड, मतलब है एक टोटल अथॉरिटेरियन रूल में कहूँगी कायम करने के लिए कि हर चीज़ आप ही की मर्जी से हो और बाकी कोई इदारा जो है उसकी कोई वजूद या हैसियत या इनपुट ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में ममालिक जो है वो बैलेंस के साथ चलते हैं और हर इदारा अपना काम करता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो मईशत से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, क्या पाकिस्तान में अब वो सियासी मैच्योरिटी आ गई है कि 2024 के बाद इनकी कंटिन्यूटी देखेंगे हम? देखिए, एक तो हकायक आपके सामने रख देता हूँ। पहली हकीकत तो ये है कि अभी तक जितनी भी पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं उनका किसी किस्म का मंशूर, उनका किसी किस्म की हिकमत अमली कि वो माशी प्रॉब्लम्स को, सियासी प्रॉब्लम्स को किस तरह हल करना चाहते हैं, उनके पास मंसूबा क्या है, वो अवाम के सामने नहीं रखा गया। आई थिंक सिर्फ जमात इस्लामी का मंशूर सामने आया है। पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है, वो मंशूर कम है और वो आप समझिए कि सियासी रेटरिक जो है वो ज्यादा है। ठीक, जो अनसर्टेनिटी की एक फजा सामने दोबारा से आना शुरू हुई है, वो हमने देखा कि जिस दिन इलेक्शन का स्केड्यूल का ऐलान किया गया था दिसंबर की 15 तारीख को, उस दिन से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो दोबारा से गिरना शुरू हो गई। अब बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो नई हुकूमत मुंतखब होके आएगी वो तरजीह किस चीज को देगी? क्या वो तरजीह सियासत को देगी या वो तरजीह मईशत को देगी? दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि जो माशी पॉलिसी है क्या उसका तसलसल सामने आएगा, पॉलिसी कंटिन्यूटी का कोई इंडिकेटर सामने आएगा या नहीं आएगा? और तीसरा जिसका आप जिक्र कर रही थी कि जो तकसीम की सियासत पिछले कुछ सालों से हो रही है, क्या जो नई मुंतखब हुकूमत आएगी वो तकसीम की सियासत को खत्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? तो ये तीन बड़े सवाल जैसे मेरे ज़हन में आते हैं, मेरे भी ज़हन में, और ये मज़ीद गैर फज़ा को सामने लाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरे भी जहन में ये सवाल आता है। फ़ारूक सलीम साहब, मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूँ, देखिए पाकिस्तान के बच्चे को ये पता है कि पाकिस्तान को, और मेरा ख्याल से आई थिंक वी मस्ट गिव द क्रेडिट टू द आर्म्ड फोर्सेस इन दिस मैटर, कि चाहे कोई भी हालात हो और जिस किस्म की, आई एम रियली सॉरी टू से, अल्लाह माफ़ करे, अपने मुल्क की अफवाज पर जिस किस्म की यलगार की गई, उसके बाद भी जिस तरह उन्होंने एक सब्र का मुजाहरा करते हुए और एक मैं कहूँगी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हुए, स्पेशली 9 मई वाले दिन रिस्ट्रेन, देखिए आपने एक काम किया, अब उसके नताइज तो आपको भुगतने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप यलगार करके मुझे भी मारे, मेरा कैमरा भी तोड़ दे और फिर आप ये समझे कि मैं रिटेलिएट भी नहीं करूंगी। ये रियासत पे आपने हमला किया, उसके आप नतीजे जो निकल रहे हैं वो तो आपको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन एंड ऑब्वियसली कोर्ट्स विल डिसाइड कि किसने क्या किया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इनको इदराक नहीं है, जैसे आपने कहा ये बड़ा सवाल है,
क्या पाकिस्तान की मईशत के लिए कोई 10, 15, 20, 25, 50 साल प्लान नहीं बना सकते कि जी मईशत को तो साइड पे रखे ना, सियासत करते रहेंगे हम लोग भाई? देखिए, बहुत सारे ममालिक जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने रियासत और मईशत में तफरीक की है, उन्होंने सियासत जारी रखी है। अगर आप इटली को देख लीजिए तो दूसरी जंग अजीम और आज के दरमियान लगभग 6 दर्जन वज़राए आज़म तब्दील हुए। इटली में तकरीबन हर साल एक नया वज़ीर आज़म आ जाता है, लेकिन उन्होंने मईशत को और सियासत को अलग अलग रखा है। माशी पॉलिसी जो है कंटिन्यू करती है, सियासत जो है वो अपना खेल खेलती रहती है। इसी तरह बरतानिया में आप देख लीजिए, पिछले 3-4 सालों में हमारे सामने इतने ही वजीर आजम जो है वो तब्दील हो गए हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो माशी पॉलिसी पे नहीं आता। इसी किस्म की चीजें हमें साउथ कोरिया में नजर आती हैं, वियतनाम में नजर आती हैं, बाकी ममालिक हमारे यहाँ। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये फरूख सलीम साहब, मतलब हम क्यों नहीं कर सकते? 2024 का आगाज होने वाला है, मतलब लोग मैट की दुनिया में जा चुके हैं। मतलब आई रियली डोंट नीड टू एक्सप्लेन के टेक्निकली दुनिया कहाँ जा चुकी है। पहले तो हम चांद की मिसाल देते थे ना, लाइक इट्स बियॉन्ड दैट। तो क्या हम ये नहीं कर सकते? मतलब हमारे इतने पेटी इंटरेस्ट है मुल्क से। देखिए, आपने 2 या 3 बार कहा कि क्या हम ये नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीयत की बात है और काबिलियत की बात। कोई भी आप गोल सेट कर लें, उसको अचीव करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक नीयत और एक काबिलियत। ये पिछले कुछ सालों में तो बड़ा क्लियर नजर आता है कि या तो नीयत का फुकदान है और या काबिलियत नहीं एग्जिस्ट करती। दोनों को इकट्ठे होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी का भी नहीं है ना, कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, परसिस्टेंट भी होना चाहिए बंदे के अंदर। कोई मतलब है आपका कोई जो विजन होता है, उस गोल को आप सामने रखते हैं, देन यू हैव टू कंसिस्टेंट। मतलब इट इज इररिलेवेंट के शो की होस्ट जैस्मीन हो, फरा हो, XYZ कोई भी हो, बट वो कहते हैं ना द शो मस्ट गो ऑन। मैं हसन अयूब साहब आपकी तरफ आऊंगी। हमने नफरतों की बात की, ये सब बातें की। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि 30 साल की रूल के बाद उनकी भी क्रेडिबिलिटी अवाम में अब वो नहीं रही। ठीक है, ये एक फैक्ट है। उनकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है अवाम से, उनका वो अवाम उनको शायद इतना पसंद भी नहीं करती, या करती है मुझे नहीं पता। 2024 का इलेक्शन 23 का फैसला कर देगा। लेकिन जिसने ये नफरत का बीज बोया है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी या उसके अंदर रहने वाले कुछ अशखास या वो लोग सीनियर क़यादत जो कि मतलब है पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझते हैं, अगर वो इसको खत्म करना चाहें तो ये तकसीम खत्म हो सकती है। देखिए, अभी बात यह है कि हमने अपने जो लोग हैं, अवाम हैं, स्पेशली उनमें बड़ी डिवीजन डाल दी है। इस वक्त जो डिवीजन है वो सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर नहीं है, वो मतलब अगर आप देखें तो जो लुक अराउंड अपनी सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा तफरीक आ चुकी है। तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का, यानी कौम को मुत्तहिद करने के हवाले से हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, उनको किरदार अदा करना होगा। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि आपको उम्मीद दिलानी होगी पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से, और इस ज़मीन में आपको अमली इक़दाम करने होंगे साल 2024 में। आपकी जो यूथ है, एक बहुत बड़ा जो है वो नंबर आपकी यूथ का, आपकी पॉपुलेशन का, अपने यूथ के बेहतर मुस्तकबिल को भी यकीनी बनाना है। और आपने जो आने वाले जो यूथ के लोग हैं उनको आला तालीम के मौके फराहम करने हैं, और तालीम के बाद, हसूल के बाद आपने रोजगार के मौके फराहम करने हैं। तो इस हवाले से यानी SIFC एक एतबार से अच्छी चीज़ आई है कि इसमें यानी एक तो हमारे दोस्त ममालिक इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके साथ साथ इसमें रोज़गार के मौके फराहम होंगे जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूथ है, जो कि ग्रेजुएट हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी आपने जो है खर्च करना है जी। तो अब एक प्लान तो है, यानी आपने अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के हवाले से एक प्लान तो इस वक्त मौजूद है, ऑन पेपर भी है, और उस पर इक़दामात भी जारी हैं। यानी आपकी ज़राअत के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मुझे मेरे में इजाफा हुआ कि 1000 एकड़ ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जा रहा है योमिया। हर रोज 1000, यानी एक माह के अंदर 30,000 एकड़ जमीन को जो है वो काबिल काश्त बनाया जा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान के नाम, उस प्रोजेक्ट का नाम सर, देहातों में रहने वाली यूथ है
सॉरी हसन अयूब साहब, थोड़ा सा मैं इसको कर दूं, ग्रीन पाकिस्तान के नाम से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान के किसान और पाकिस्तान के दीगर जो लोग हैं वो डायरेक्टली इंगेज कर रहे हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और केयरटेकर गवर्नमेंट उनको, और उनको ना सिर्फ बिल्कुल मौके भी दे रही है बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी कर रही है। जी बिल्कुल। तो अब बेसिकली आपकी जो यूथ है, जो कि बेसिकली अगर ना भी है तो कभी 60% आपकी यूथ देहातों में रहती है या 50% आपकी यूथ देहातों में रहती है, जो उन्होंने तालीम हासिल करनी थी वो तालीम से फारग हो चुके हैं। तो अब बुनियादी चीज आपको एक ऑनरेबल लिविंग के लिए आपको रोजगार चाहिए। तो अब रोजगार के मौके आने जा रहे हैं साल 2024 से इंशाल्लाह हमारी यूथ के लिए, और इसके साथ साथ जो रिसर्च वर्क होना है, डेवलपमेंट होनी है, तो इस डेवलपमेंट के हवाले से भी एक रोड मैप मौजूद है कि हम यहाँ पर रुके नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। और पाकिस्तान के पास जो ज़खायर हैं यानी मादनियात के, आई वॉज शॉक्ड कि $4 ट्रिलियन का सिर्फ ग्रेनाइट है पाकिस्तान के अंदर, कॉपर इसके अलावा है, आयरन इसके अलावा है, गैस इसके अलावा है। तो ये हमारे पास तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास अल्लाह की ब्लेसिंग है, हमारे पास माला माल है हम जो है कुदरती और वसाइल के से अगर बात करें तो अब हमने इसको टैप करना है। अब टैप करने के बाद आपने इस हवाले से ट्रेनिंग भी देनी है अपनी यूथ को कि आगे जो कि अपॉर्चुनिटीज जॉब की हैं उसके अंदर वो लोग फिट हो सके और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। तो यही उम्मीद है कि ये साल जो आने जा रहा है कल से, ये पाकिस्तान की तरक्की का सूरज जो है वो उसमें तुलू हो और दोबारा ये सूरज तरक्की का गुरूब ना हो। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी यही ख्वाहिश होनी चाहिए, सबकी यही दुआ होनी चाहिए। अच्छा देखिए, मेरे दिमाग में एक ये भी सवाल आता है जो इन्होंने बात की है ना पाकिस्तान की यूथ की, जब आप किसी को मतलब है जब आप किसी को फॉल्स उम्मीद देते हैं और आप वो कहते हैं ना कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इतना झूठ इंसान बोलता है कि बाय दैट टाइम वो आपको इतना दिमाग माऊफ हो जाता है कि वो आपको सच लगने लगता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए, पाकिस्तान के हर शहरी ने, अफवाज पाकिस्तान ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, ब्यूरोक्रेसी ने, जुडिशरी ने, पाकिस्तान के सिविलियंस ने, अर्बन ने, रूरल ने, हर एक ने नए पाकिस्तान का जो ख्वाब दिखाया गया उसको सपोर्ट किया। पाकिस्तान के मीडिया बढ़ के इस पर बड़ी लोगों को आज भी बातें सुननी पड़ती हैं कि पहले लाडला था, फिर लाडला 2 हो गया, अब मासूम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात सारी ये शख्स की नहीं थी, बात सारी ये थी कि पाकिस्तान का नया ख्वाब था। वो ख्वाब अनफॉर्चुनेटली इसलिए अनफोल्ड नहीं हो सका कि अपनी पेटी सियासत, अपनी ज़ात और उसके बाद हमलों की जो एक बौछार चलती रही, एंड फिर ऑब्वियसली गवर्नेंस के इतने इश्यूज थे कि उनमें मैं जाना नहीं चाहती, वो फिर लंबी तफसील हो जाएगी। इसके बाद मैं ये सोच रही हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं हसन अयूब साहब, अगर आप पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं मुल्क में, तो द एंगेजमेंट ऑफ यूथ इनटू प्रोडक्टिव थिंग्स, स्किल्ड वर्कमैनशिप, एजुकेशन, रोजगार, तो ये जो डिवीजन की हम आज बात कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब इंसान फारिग होता है ना तभी वो सिर्फ ये काम करता है। बिल्कुल जी, मैं ये हसन साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखें, 3 एस्पेक्ट्स पे मैं बात करूंगा। पहली बात ये है कि एक बहुत ही सिर्फ इस साल में नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ 75 साल में एक जो बहुत ही खुशाइंद और मैं समझता हूँ बिलेटेड तब्दीली मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि हमारे जो फैसला साज हैं, चाहे उनका ताल्लुक फौज से हो या किसी हद तक सियासतदान भी, उनमें एक मैच्योरिटी इस एतबार से तो आपको नजर आ रही है कि देखिए 75 साल में हमने इस मुल्क को चलाने की जो कोशिश की है वो इस तरह की है कि बैरूनी दुनिया से हमने तवक्को की कि जी हमें कर्जे मिल जाएं, हमें बेल आउट्स मिल जाएं, हमें रिलीफ मिल जाए और बस अपना टाइम पास किया जाए 3 साल 5 साल इस तरह। लेकिन अब आपने भी हवाला दिया ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का या SIFC का, तो आपको इसमें क्या मैच्योरिटी और सिंसियरिटी नजर आती है? वो ये नजर आती है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री आई थिंक पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स आर ट्राइंग टू कन्वर्ट डोमेस्टिक नेचुरल रिसोर्सेज इनटू opportunity for Pakistanis and also to help Pakistan recover from its economic challenges, rather than looking for external solutions. ये अंदाज़े फिक्र itself मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मैं समझता हूँ पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है, पहली बात। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि
9 मई और पिछले 2-3 साल में हमने जो बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा सियासी तर्ज अमल देखा, उसमें भी एक पॉजिटिविटी ये है कि मैं समझता हूँ आलमी दुनिया, हमारे दोस्त ममालिक जी, हमारे वोटर्स, हमारे दीगर सियासी पार्टीज और इस्टेब्लिशमेंट, मैं समझता हूँ इन सब ने भी इस तजुर्बे से ये चीज सीखी कि व्हाट नॉट टू डू। मैं समझता हूँ कि जो बाकी सियासी पार्टी जो जिम्मेदाराना अंदाज में पॉजिटिवली अब इलेक्शन में जा रही हैं, वो भी पीटीआई की गलतियों से सीखेंगी और आई एम श्योर कि उन्होंने सीखा है कि आपने किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी में बिहेव करना है। आपका वोटर भी आज ज्यादा बाशऊर हो चुका है, उसको ये अंदाजा है कि इस तरह के जो नारे और खोखले नारे हैं और झूठे ख्वाब हैं, उनके मसाइल का हल नहीं है। और तीसरा पहलू ये है कि मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं ऑलरेडी जो मौजूदा हुकूमत ने या पिछली हुकूमत ने किए हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, उसके बाद इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है या फैटफ का रिव्यू है या IMF का रिलीफ है, तो आलमी बरादरी भी एक कंसिस्टेंसी और जिम्मेदारी आपकी रियासत से इररिस्पेक्टिव के कौन सी पार्टी हुकूमत में आती है वो एक्सपेक्ट करती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम पार्टीज पाकिस्तान में इलेक्शन में जा रही हैं, उनको भी इस बात का इदराक है कि उनके पास जो स्पेस है गलतियां करने की, वो ना एस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त करेगी, ना आपका वोटर बर्दाश्त करेगा, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी बर्दाश्त करेगी। तो उनके पास मार्जिन ऑफ एरर अब काफी कम हो गया है और इसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ ये पॉजिटिवली मैं इसको देखता हूँ कि अब आपको रिस्पॉन्सिबली इस रियासत को कंसिस्टेंटली चलाना होगा। इसके माशी मसाइल का हल सिर्फ बाहर से बेल आउट्स के जरिए नहीं होगा, बल्कि आपको अपने मुल्क के कुदरती वसाइल और ह्यूमन रिसोर्स के जरिए से गुर्बत और महंगाई का खात्मा करना पड़ेगा जी। और एंगेजमेंट, पाकिस्तान की 60% यूथ की पॉजिटिव एंगेजमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उनको मौका फराहम करेंगे, जब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और जब आप उनको एंगेज करेंगे पॉजिटिवली, तो वो नेगेटिविटी जो दिल में है या वो नेगेटिविटी जो सोच में है या भर दी गई थी, वो ऑटोमेटिकली डिस्पेल हो जाएगी। ये कानून है कुदरत का भी और इंसान का भी कि जब आप किसी बेहतर और पॉजिटिव काम में चले जाते हैं, फरूख सलीम साहब, जब आप किसी पॉजिटिव काम में चले जाते हैं, जब आप अपना दिमाग कहीं लगा लेते हैं और आपको फिर उसके रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्किल्स हैं। देखिए ना, एक कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं, उन 10 में से अगर 4 या 5 भी नौजवान हैं और उसको आप पॉजिटिविटी की तरफ लेके आते हैं, जिंदगी की तरफ लेके आते हैं, तो ये दूरियां, ये नफरतें, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ये आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है। प्लीज डू कमेंट ऑन दिस। जी देखिए, बार बार SIFC का जिक्र हो रहा है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। एक नया इदारा सामने आया है जिसका फोकस है कि बैरूनी सरमायाकारी को किस तरह पाकिस्तान अट्रैक्ट करे, पाकिस्तान में लाया जाए। इंतजामी इक़दाम हमने देखे, स्मगलिंग के खिलाफ देखे, एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ देखे, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मुतबादिल नहीं है इस्लाहात की। देखिए, जब तक इस्लाहात के ऊपर कोई ठोस किस्म की पॉलिसी सामने नहीं आएगी, पाकिस्तान का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। हमने देखा कि बिजली के शोबे में पिछले 1 साल में 520 अरब रुपए की चोरी हुई है। उसके ऊपर इंतजामी इक़दाम हमने जरूर देखे हैं, लेकिन किसी किस्म की पॉलिसी सामने नहीं आई। इसी तरह कोई 200 के लगभग स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जो सालाना 2000 अरब का नुकसान करते हैं। दुनिया भर से कोई 2500 अरब के कर्जा जात ले चुके हैं। PIA को देख लीजिए, 750 अरब के उसके कर्जा जात हैं और कोई 150 अरब के असासे हैं। 80-90 अरब सालाना नुकसान कर देते हैं। इन चीजों के ऊपर अभी तक कोई पॉलिसी सामने नहीं आई और यकीन कीजिए कि जब तक इस्लाहात नहीं आएंगी, SIFC हो जाए, इंतजामी इक़दाम हो जाए, these are no substitute to reform. That's true. I completely agree with you. लेकिन जब हम इन इस्लाहात की बात करते हैं तो फरूख सलीम साहब, you also know that कि ये पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी साख और फिर भर्तियां और फिर सिफारिशें और जो कुछ आपको पता है
उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक दीज डिसीजंस। तो कि इस्लाहात कौन लेके आएगा, किस तरह आएंगे ये? मैंने शुरू में कहा कि इस्लाहात लाने के लिए आपको एक तो नीयत चाहिए, जिसका आपने कहा कि शायद सियासी जमातों में सियासी जमातों में वो नीयत एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ नीयत से भी काम नहीं चलेगा। इसके साथ काबिलियत चाहिए होगी, जो मुझे इस वक्त किसी हुकूमती ढांचे में नजर नहीं आती। जिसका मतलब ये है कि वो काबिलियत जो है, वो जो एक्सपर्टीज है, वो हुकूमत के बाहर से हुकूमत के अंदर लानी होगी। ये बहुत बड़ा काम है कि बिजली के शोबे के अंदर जो हम 520 अरब की चोरी है, इसको किस तरह खत्म करना है। हुकूमत नीयत बांध भी ले तो शायद ये नहीं कर पाएगी। गैस का जो सर्कुलर डेट है वो कोई 3000 अरब पे पहुंच गया है। सिर्फ SIFC हो जाए, सिर्फ इंतजामी इकदाम हो जाए तो ये गैस का जो सर्कुलर डेट है, जो बिजली का सर्कुलर डेट है, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के नुकसानात हैं, ये ऑन देयर ओन खत्म नहीं हो सकते। और SIFC इज नो सब्स्टिट्यूट टू दीज थिंग्स। तो वहाँ पे वो उनका काम नहीं है ना फारूक सलीम साहब, जो आप जिक्र करिए दैट इज नॉट फॉर, वो उस काम के लिए बनी नहीं। ये काम तो हुकूमतों के करने का है ना। दीज आर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस दैट द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू टेक। जी, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस एक दुनिया भर में देखें कि जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसमें रियासत के मफादात की डिटर्मिनेशन की जाती है, उसके बाद जो सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पार्लियामेंट है और जो अदलिया है, उन दोनों को उन फैसलों को सपोर्ट करना पड़ता है। बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वरना वो रियासत आगे नहीं बढ़ पाती। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फारूक सलीम साहब आपका, सैयद मोहम्मद अली साहब आपका, तीनों माहिर तज्ज़िया निगारों ने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, इसी दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे कि आने वाला साल न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो, पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो, पीस हो, खुशियाँ हो, आवाम के लिए रिलीफ हो, और आने वाले साल में पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी हो, और फिर पाकिस्तान के लिए जो ये स्टेबिलिटी है वो कायम रहे, और पाकिस्तान में हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है उनका ब्राइट हो, और फिर उरूज हो पाकिस्तान का। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।